students, how are you all? Fine. Okay. Welcome to the today's video. That is the subject SS and name of the chapter is Rise of British Rule in India. See children here. After Cornwallis, Sir John Shore became the Governor General. After Cornwallis, कौन बन गया था गवर्नर ऑफ जनरल? दैट इज सर जॉन. So due to some rigid policies adopted by him, the East India Company fame declined and Marathas became stronger. So ये जो सर जॉन है उसने थोड़ी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी जो बहुत ही रिजिड मीन्स हार्ड और अनलीगल जैसे थी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उसे ना कर दिया और इसके कारण मराठास जो है वो और भी स्ट्रॉन्गर हो गए. सो गवर्नर जनरल, हु इज़ द गवर्नर जनरल? Wellesley, who came after John Shore, got the responsibility of making the company supreme in India. So ये गवर्नर जनरल, कौन था गवर्नर जनरल? वेलेस्ली. उसके बाद कौन आया बेटा? उसके बाद ओनली द गवर्नर वेलेस्ली. किसके बाद? सर जॉन के बाद उसको क्या मिला? सॉरी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली. किसकी? कंपनी की. और वो बहुत ही अपना नाम कमाया इंडिया में. फॉर दिस वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी एलियंस सिस्टम. इसके चलते उसने वहाँ एक सिस्टम को परिचय किया, आने दिया अपने में. जो द कंडीशंस ऑफ द सिस्टम्स एंड द स्टेट्स अडोप्टेड अंडर दिस आर एज फॉलोज. द कंडीशंस थी इसके, किसके? सब्सिडरी alliance systems. So we will see now the terms and condition. The army trained by the East India Company government will be provided to the state that accepts the system. यहाँ आर्मी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नमेंट है वो सभी सिस्टम्स को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करनी होगी. इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंसेस विथ इक्वलेंट इनकम टू द ब्रिटिश. जो कंपनी उसे एक्सेप्ट करेगी, इस सिस्टम को जो एक्सेप्ट करेगी वो लोग को आर्मी को और ब्रिटिश को पूरा इक्वलेंस इनकम देगी. विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज और वेक आर साइन ट्रीटी विद अदर स्टेट्स. कंपनी के परमिशन के बगैर कोई भी स्टेट किसी के साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे या फिर कोई भी साइन किसी के चलते जो भी कोई साइन करना हो वो भी नहीं हो पाएगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली. एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिसको इंग्लिश आता हो वो एक चाहिए. अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट. अदर फॉरेनर्स में दूसरे विदेशी लोग कोई इसके अंदर होने नहीं चाहिए. द स्टेट रूलर्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी एलियंस सिस्टम. जो स्टेट्स, जो रूलर्स मतलब कि जो रूल करते हैं वो लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं. वो स्टेट से निज़ाम, मैसूर, अवध, गायवड, सिचिंडिया, भोसले, होलकर. ओके, दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन. By implementing this system, Wellesley annexed many provinces and expanded the rule of East India Company. देखो ये जो सिस्टम है वो मीठा जहर जैसे था और इसको अपनाने से ये वेलेस्ली ने बहुत ही अपना जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक्सपेंडेड मतलब बहुत ही बढ़ा कर दिया. गवर्नर जनरल वेलेस्ली आस्क्ड टिपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी एलियंस सिस्टम विच ही रेफ्यूज्ड. तो ये गवर्नर वेलेस्ली है, उसने टिपू सुल्तान को बोला कि तुम एक्सेप्ट कर लो इस सिस्टम को, लेकिन टिपू सुल्तान ने मना कर दिया. For declining the alliance system, the company with support from the Nizam attacked Mysore in 1799. तो यहाँ क्या हुआ बच्चों? तो यहाँ इस सिस्टम को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. तो कंपनी जो किसके सपोर्ट से? निज़ाम के सपोर्ट से वो लोगों ने मैसूर पर अटैक किया. कब किया? इन 1799. ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर टीपू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो यहाँ पर क्या हुआ? फोर्थ वॉर किसका? मैसूर का. तो इसमें कौन थे? टीपू. क्यों? टीपू ने मना कर दिया था इस सब्सिडरी एलियंस सिस्टम को लेकर. तो वहाँ निज़ाम लोगों ने अटैक किया मैसूर पर. जो टीपू सुल्तान ने अपनी लाइफ को उसके फाइट मीन्स जब वहाँ युद्ध किया तो वहाँ अपनी लाइफ को खो दिया था. आफ्टर Wellesley, Hastings came to India as Governor General. After
वेलेस्ली। कौन थे वो? अपने गवर्नर जनरल। किसके बाद? कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन के बाद वेलेस्ली, और वेलेस्ली के बाद कौन आए हैं अभी? हेस्टिंग्स केम टू इंडिया एज ए गवर्नर। ही वेग्ड ए वॉर विथ नेपाल। उसने क्या किया? वार किया, युद्ध किया। किसके साथ? नेपाल के साथ। और वहाँ उन्होंने नेपाल के साथ युद्ध किया और गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी। गुरखास को भी वो लोगों ने अपने आर्मी में ज्वाइन कर लिया। हेस्टिंग्स फाउंड ए बैटल विद द पिंदारास एंड टुक कंट्रोल ओवर देम। तो ये हेस्टिंग जो है वो किसके साथ युद्ध किया? पिंदारास के साथ। पिंदारास के साथ युद्ध किया और वहाँ भी उसने जीत हासिल की और वो सब उसके कंट्रोल के अंदर आ गए। विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेंसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो थर्ड युद्ध हुआ था किसके साथ? मराठा के साथ, और यहाँ कंपनी जो है वो अपने एस्टैब्लिश कर दी। इन कंपैरिजन टू द अर्ली गवर्नमेंट जनरल्स, विलियम बेंटिक इज ऑल्सो known as liberal governor general. Bentinck believed that the dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor generals could not bring about any unity. So he was very liberal in his deeds. So पहले जो थे गवर्नर कौन थे? विलियम्स बेंटिक, उसे हम बोलते थे लिबरल गवर्नर जनरल। उसे हम क्या कहते थे? लिबरल गवर्नर जनरल। सो उसने यहाँ ये सोचा कि उसे डिससेटिस्फैक्शन मतलब कि वो संतुष्ट नहीं हुआ दूसरों के साथ। क्यों? क्योंकि उसमें यूनिटी नहीं थी। तो उसने यूनिटी लाई सबके बीच और उन्होंने यहाँ लिबरल मतलब कि जिस जिसको ज़रूरियात है उसकी मदद की। उसके बाद डलहौजी केम टू इंडिया हैज़ द गवर्नर जनरल इन 1848। उसके बाद कौन आए? डलहौजी। ही वॉज ए फर्स्ट इम्पेरियलिस्ट। Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of company and British imperialism in India. तो डलहौजी ने इस पॉलिसी को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन मीन्स टू एनलार्ज द कंपनीज एंड ब्रिटिश इंपेरियलिज्म इन इंडिया। सो डलहौजी पॉलिसी उसने एक्सेप्ट किया था ना एनेक्शन। सो सी एनेक्शंस बाय द वॉर मतलब युद्ध किया पंजाब और पिगू। नाउ इट इज नोन एज लोअर बर्मा। एनेक्सेशन ड्यू द इंग डाइंग विदाउट हेयर मतलब यहाँ जो राजा मर जाता है विदाउट हेयर मीन्स विदाउट हेरिडिटी मीन्स उसके जो बच्चे नहीं होते हैं वहाँ पर। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत एंड नागपुर, ऐसे उन्होंने डलहौजी का क्या किया? एक पॉलिसी जो है उसे एक्सेप्ट किया। बिसाइड्स बीइंग एन इंपेरियलिस्ट डलहौजी वाज आल्सो डिफॉर्मिस्ट। यहाँ बच्चों डिफॉर्मिस्ट मीन्स इम्प्रूविंग बाय मेकिंग चेंजेस। वो इंपेरियलिस्ट भी नहीं थे, वो उसने उसके जो रूल्स बनाए थे उसमें भी उसने थोड़े चेंजेस किए थे। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया मुंबई एंड थाने। फर्स्ट रेलवे कहाँ थी? किसके बीच थी? इंडिया और कहाँ थी इंडिया में? मुंबई और थाने। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। वायरलेस सिस्टम थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। एस्टैब्लिश्ड ऑफ ए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, इंग्लिश एजुकेशन एक्सेट्रा वर ऑल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जब ये डलहौजी था उसने क्या किया था? वहाँ रेलवे मतलब कि रेलवे लाइन बनाई गई थी किसके बीच? इंडिया और मुंबई। एंड देन वायरलेस सिस्टम भी था और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम भी मिला था और इंग्लिश मतलब कि अंग्रेजी पढ़ाई भी हो रही थी। ये सब उसके रूल्स जब वो क्या थे? डलहौजी गवर्नर थे तब ये सब कुछ उसने वहाँ पर किया। उसके रूल में जब था तब ये सब कुछ हुआ। ही पास्ड लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज। उसने लॉज भी कुछ पास किए जो बैन चाइल्ड मैरिज मीन्स जो बचपन पे मैरिज करते थे उस पर रोक लगाया, और एडवोकेटेड विडो रीमैरिज मीन्स जो विधवा होते हैं वो फिर से मैरिज कर सकते, ऐसे लॉस उसने बनाए। विद इन 100 years फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लाजे इन 1757 द ब्रिटिश रूल एंड द एम्पर बोथ एक्सपेंडेड। विद इन 100 years 100 साल के अंदर, कब से? फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लाजे दैट इज 1757 द ब्रिटिश रूल एंड द एम्पायर। द ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश रूल और एम्पायर दोनों क्या हो गए? बढ़ गए। बट इन द प्रोसेस दे हैज टू फेस द dissatisfaction of the Indian states and this was manifested in the form of first struggle for independence in 1857 AD। तो यहाँ ब्रिटिश रूल और दोनों तो क्या हो गए थे? बढ़ गए थे, एक्सपेंडेड। दे हैव बट इन द प्रोसेस दे हैव बस लेकिन इस प्रोसेस में वो लोग को बहुत सारे सामना किया, मुसीबतों का सामना, और डिससेटिस्फाई मतलब वो लोग सेटिस्फैक्शन ही नहीं थे। एंड दिस वॉज मैनिफेस्ट मीन्स सो क्लियरली मतलब चोखा एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल
फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857 AD। जो सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो ये लोगों ने वहाँ अपना पहला युद्ध जो है वो हुआ। पहला युद्ध अपना कब हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए? दैट इज इन 1857 AD। दिस इज द डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ब्रिटिश के साथ, और उस ब्रिटिश के साथ साथ उसका एम्पायर भी जो है वो क्या हो गया था? एक्सपैंड हो गया था। तो इस तरह से यहाँ पर पहला युद्ध जो है वो कब हुआ था? इन द 1857 AD। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया आप लोग को? नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। व्हेन वी एवोल्यूट the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produced raw material for England and a prospective market for goods produced in factories। जब 100 साल तक जो हम लोगों ने कंपनी पर रूल किया था, इस कंपनी के जो इंडिया में, हमने देखा कि यहाँ जो भारत है वो कौन से पोजीशन पे था? बहुत ही अच्छा पोजीशन पे था। और वो लोग क्या सप्लाई कर रहे थे हम लोग को? इंग्लैंड को। वो है रॉ मटेरियल एंड प्रोस्पेक्टिव मार्केट फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में भी बहुत अच्छे सारे रॉ मटेरियल्स वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ्स, रॉ सिल्क, sugar, jute, muslin, but after the Dole power policy, the glitter of the economic prosperity of the Bengal faded। बंगाल एक्सपोर्ट कर रही थी, क्या कर रही थी? कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, ये सब सप्लाई कर रही थी। किसे? ब्रिटिश। बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी, जब वो ड्यूअल पावर पॉलिसी आ गई तब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो बंगाल की थी वो फीकी पड़ गई। The Dole power policy was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British, while the responsibility of the people's welfare was with the नवाब। लेकिन यहाँ बंगाल जो था वहाँ पर वो लोग इनका टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रही थी। वो कौन ले रहा था? ब्रिटिश। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना किसकी जवाबदारी थी? नवाब की। सो दस द ब्रिटिश गॉट द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द नवाब हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर। ऐसे ब्रिटिश को जहाँ टैक्स मिल रहा था और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और नवाब जो है उसके पास पूरे पावर्स थे लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसे कोई टैक्स नहीं दे रहा था। दिस वॉज नॉन एज सब्सिडरी एलियंस सिस्टम वेर यून बंगाल इकोनॉमिकली। ये जो सिस्टम आने से बंगाल जो है वो क्या हो गया? पूरा कम, मतलब कि इकोनॉमिकली लेस हो गया, और पूरा उनका जो इकोनॉमिकल पैसा था वो नहीं रहा, क्योंकि वो जो टैक्स है वो किसे दे रहे थे? ब्रिटिश को। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीजेंट डिबेटर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज। ऐसे रिवेन्यूज जो होते हैं वो किसके ऊपर थोपे गए? हम लोग के इंडियन के क्लॉथ इंडस्ट्रीज, जो कपड़ों की कारखाने होते हैं, उन पर थोपे गए। They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, but because of which it completely collapsed. They adopted various practices। वो लोगों ने बहुत सारे दूसरे, मतलब कि इंडिया को प्रॉस्परस मीन्स अच्छे पोजीशन पे ले जाने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली और वो पूरी तरह से क्या हो गए? कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड मीन्स टूट गए। कौन टूट गए? इंडियन। ओके children, the next, the Indian artist became poor and unemployed. The company traders forced the weavers of Bengal to sign contracts for providing definite quantity of cloth in a short period. If the weaver refused, he would be punished by being lashed or jailed। ऐसे हम लोग के इंडिया जो है वो गरीब हो गया और अनएम्प्लॉयड हो गया। तो कंपनी वालों ने फोर्स किया बंगाल को कि तुम लोग हम लोग को कपड़ा जो है वो अच्छा क्वांटिटी का दोगे और थोड़े ही समय में दोगे। अगर वो लोग मना कर देते हैं तो वो लोग को पनिश किया जाता है। पनिश में जेल में डालते हैं या फिर लाश मीन्स थप्पड़ मारना। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वेर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस, बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर। जब वो कंपनी नहीं आई थी उसके पहले इंडियन के जो छोटे छोटे गांव थे, विलेजेस, वहाँ वो लोग अपना जो काम है अपने सेल्फ रिलायंट, सेल्फ मीन्स स्वयं करते थे और प्रॉस्परस थे। लेकिन कंपनी के रूल में आने के बाद वो लोग को दूसरों पर डिपेंड होना पड़ा और गरीब हो गए। ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट railway line between Mumbai and Thane and steamer services between India and England was started, and development of the ports in Mumbai, Madras and Kolkata also took
प्लेस। तो ये रूल जब ईस्ट इंडिया का कंपनी का बना तो तब हम लोगों ने फर्स्ट रेलवे बनाया किसके बीच में, मुंबई यानी थाने, और स्टीमर्स जो है वो भी स्टार्ट हो गए किसके बीच, इंग्लैंड और इंडिया के बीच, और पोर्ट्स मतलब खिले बने गए कहाँ पर, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। Okay, the next is social impact of the company rule. During the British administration, the spirit of freedom of speech and thought developed among people due to the development of newspapers. मतलब जब वो ब्रिटिश के अंडर में थे, जब लोगों की स्पीच जो है वो अच्छी हो गई किसके कारण, न्यूज़पेपर के चलते। In the Indian society, certain wrong social customs, rights and rituals were prevalent during this time like sati system, female infanticide, child marriage etc. जब ये सोसाइटी में ये लोगों को क्या हुआ था, प्रिवेलेंट मतलब मना कर दिया था, कौन से सिस्टम, सती सिस्टम, फीमेल इन्फेक्ट्स और चाइल्ड मैरिज, अब वो सब। राजा राममोहन राय, दुर्गा राम मेहता, Behram Ji, Malbari, etc. were the stalwarts whose role was industrial in getting the laws passed with the help of the Britishers. ये जो रूल्स है वो रूल्स हम लोगों ने कहाँ से बनाए थे, ब्रिटिशर्स ने ये सब हमको बोला था। कौन कौन थे उसके अंदर ने, राममोहन राय और दुर्गा राम जैसे थे। As the administration framework in India was English, there were a demand for people with knowledge of English. English education began to be imparted in India due to Lord Macaulay endeavours, as recommended by the Charles Wood. Universities were established in Mumbai, Madras and कलकत्ता। जब वो ब्रिटिशर्स के हेल्प के साथ थे और डिमांड जो पीपल्स की है वो बढ़ने लगी, तब नॉलेज इंग्लिश का उनको ज़रूरी पड़ने लगा, तो वहाँ इंग्लिश एजुकेशन भी स्टार्ट हो गया। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी होने लगे, और जो इंग्लिश है वो किसके चलते आया है, लॉर्ड मैक्यूलस, और लॉर्ड मैक्यूलस और चार्ल्स वुड के रिकमेंड करते ही वो लोगों ने अपने यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बनाए गए। कहाँ बनाए गए, मुंबई, मद्रास एंड कलकत्ता। ए होल क्लास ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आने लगी, किसके चलते, इंग्लिश एजुकेशन के। विद द पैसेज ऑफ द टाइम दिस ग्रुप मेड डिमांड्स फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड गेव मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स। मतलब समय बीतते गए ऐसे ही बहुत सारे हम लोग के सोशल में बहुत सारे चेंजेस आए, और रिफॉर्म्स, रिफॉर्म मीन्स चेंजेस। Now comes the conclusion. Thus, the East India Company came to the India being allured by the prosperity and trade opportunity. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हम लोग के यहाँ इंडिया में आई थी, क्या करने के लिए, ट्रेड अपॉर्चुनिटी, बिजनेस के लिए। द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस्ड सर्टेन गुड एंड बैड रिजल्ट्स इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल fields. The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India, and the reforms they made in the administration for their own interest indirectly proved to be beneficial for India. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर हम लोग के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए आई थी, लेकिन वो लोगों ने बहुत सारे अच्छे भी किए और बहुत सारे खराब काम भी किए, लेकिन रिजल्ट जो है वो पॉलिटिकल में भी आया, इकोनॉमिकली या कल्चरली। ओके, सो द कंपनी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग, ये कंपनी जो है वो इंग्लैंड को प्रॉस्परस बनाने आई थी एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के चलते वो प्रॉस्परस बनने चाहती थी, और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में लाए थे, सिर्फ वो फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब कि उनको ऐसे लगा कि ये करने से हमको फ़ायदा है, लेकिन इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से इंडिया को भी बेनिफिट हुआ। जैसे कि वो लोगों ने क्या बनाए थे, फर्स्ट रेलवे बनाई थी, वो किसने बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बनाई थी हम लोग के लिए, किसके बीच, मुंबई एंड थाने, और स्टीमर लगाए गए और बहुत सारे पोर्ट्स बनाने गए। लेकिन ब्रिटिश इंडिया कंपनी अपने प्रॉस्पेरिटी के बढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से इंडिया को भी बहुत सारे बेनिफिशियल मिले, किसके चलते, ब्रिटिशर्स के चलते। ओके चिल्ड्रन, नाउ यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। यहाँ पर अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, रीड इट वंस and understand the points that are important. Okay children, bye bye, take care.